कैसे बदले बिहार के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज साहू। और आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं द अभिषेक तिवारी शो के फाउंडर अभिषेक तिवारी जी। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके तमाम दर्शकों को। और जो आप बिहार में बदलाव की बात करते हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार को लेकर के सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर भी एक मिसकंसेप्शन है। और ये बदलाव क्षणिक नहीं है, ये धीरे धीरे आएगा। बहुत इसमें अब लंबा सफर तय करना पड़ेगा हम बिहारियों को, क्योंकि जो 40 साल का तथाकथित समाजवाद का दाग है और जिस प्रकार से बिहार को एक तरह से कहें कि हम इतिहास की बात करने वाले, बिहार को ही इतिहास बना दिया गया है। तो बिहार की कहानी अपने आप में अब बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई। तो सर हम तो पहले बिहार के बारे में भी बात करेंगे, पर सबसे पहले तो आप अपने बारे में सर बताइए कुछ कि द अभिषेक तिवारी का शुरुआत कैसे हुआ था। देखिए 2011 में मैंने सैमसंग की नौकरी छोड़ दी एंड उसके बाद मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जुड़ा था। उस वक्त इंडिया अगेंस्ट का मतलब अरविंद केजरीवाल नहीं होता था। उसमें हर तरह की विचारधारा के लोग थे जो देश में बदलाव की बात करते थे। देश की सूडो सेकुलरिज्म से वो परेशान थे, देश के करप्शन से परेशान थे। कालांतर में केजरीवाल जी की विचारधारा पूरी तरह से लेफ्ट सेंट्रिक हो गई और हमें बाद में एहसास हुआ कि ये इसमें अर्बन नक्सल गैंग की सक्रियता भागीदारी बढ़ गई है। खास करके मेघा पाटकर जैसे लोग जब सम्मिलित होने लगे, और जिसे आप योगेंद्र यादव के नाम से जानते हैं, मैं हमेशा से उसको सलीम ही बोलता हूँ। एनीवे, तो ऐसे लोग जब शामिल होने लगे तो हमने इंडिया अगेंस्ट करप्शन दो भागों में विभाजित हो गया। एक हमारे जो तमाम मित्र थे जो देश के बारे में पहले सोचते थे, जिनको सनातन धर्म की आइडियोलॉजी पे बड़ा भरोसा था, वो अलग हो गया। एंड देन आई स्टार्टेड टू वर्क फॉर, हमारा एक बहुत बड़ा फेसबुक का उस वक्त पेज हुआ करता था, 10-12 लाख फॉलोअर थे उस समय में, 2013-14 में, ठलुआ क्लब के नाम से। हमने एप्लीकेशंस भी उसके बनाए थे, मैगजीन्स भी निकाले थे, और ग्राउंड पे उस वक्त हम राजीव दीक्षित जी की सीडीज भेज करके और या फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करके, स्ट्रगल का समय था। लेकिन उस वक्त हम ये चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन थोड़ा तेज हो। ये एक तरह का वो प्रयास था जो कभी विदेशी वस्त्रों को जिस प्रकार से अंग्रेजों ने जलाया था, उसी प्रकार से ये एक मुहिम थी। खैर धीरे धीरे बीजेपी 2014 में सत्ता में आती है और मैं भी सैमसंग की नौकरी छोड़ चुका था। तो सनातन धर्म को रीस्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास एक था मन में कि अब शायद हमारे हिसाब की सरकार आ गई है। तो मैंने श्री राम सेना संगठन का गठन किया और इसके अलावा द अभिषेक तिवारी शो यूट्यूब चैनल भी मैंने शुरू किया और 2 लाख सब्सक्राइबर हैं। एक और मेरा चैनल था द पॉलिटिकल राइट एंगल, उसके 12 लाख फॉलोअर थे, लेकिन सब्सक्राइबर थे, लेकिन अब वो बैन हो चुका है। लेकिन लड़ाई चलती रहती है, ये होता रहता है। देखिए, जब आप इस तरह की एक विचारधारा को काउंटर करेंगे तो सामने वाला कोई जरूरी नहीं है कि आपको डिबेट के स्तर पे ले जाके आपको हराए। हो सकता है उसे ये भी लगता हो कि नहीं, अल्ट न्यूज को ये परेशान कर रहा है, ये एक खास किस्म की आइडियोलॉजी को लगातार ये हिट कर रहा है, इससे हमारी परेशानी बढ़ रही है। तो उन्होंने वो दूसरा ऑप्शन चुना कि ठीक है, लेट्स रिपोर्ट एंड डू मास रिपोर्टिंग। लेकिन ठीक है, लड़ाई तो चलती रहती है। ये विचारधारा की है, वो कभी वो हम पे भारी पड़ते, कभी हम। तो कहानी अब ये है कि बिहार नहीं, सिर्फ पूरे देश की बात है। बंगाल है उसमें, मैं बंगाल को हमेशा ही बिहार का अंश मानता हूँ। भले आज बंगाल अलग स्टेट हो, लेकिन पहले देखें तो बिहार बहुत बड़ा था। और मेरा ये हमेशा से मानना है कि जब तक भारत में बिहार और बिहारियों की महत्ता को लोग नहीं समझेंगे, तो तक भारत को बदलना थोड़ा मुश्किल है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, मतलब बिहारी को समझने में कहाँ पे लोग भूल कर रहे हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं? अगर कहीं भी जाए तो बिहारी मतलब ऐसा गाली टाइप का यूज हो रहा है पूरे देश में। देखिए, वो होगा समय के साथ, उसका कारण है। देखिए, बिहार को जाति के नाम पे और तथाकथित समाजवाद के नाम पे जो तोड़ा गया, पिछले 40 साल में इन दो समाजवादी नेता, मैं डायरेक्टली अटैक करता हूं, मेरी आइडियोलॉजी रही है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव,
ये तथाकथित दो समाजवादी नेता हुए। और बड़ी गजब की चीज मैं अभी बोलने वाला हूं, चाहे मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो, पढ़ा लिखा स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सबका समान रूप से पलायन हुआ है। उनके लिए बिहार में कुछ है ही नहीं। तो मैं आपको इतिहास की एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। यूरोप में एक समय पोप का राज था, राजा वगैरह की किसी की वैल्यू नहीं होती थी। पोप इस कदर तक हावी थे कि स्त्रियां अगर मैथमेटिक्स पढ़ें या नक्षत्रों के बारे में ज्ञान देती थी तो उन्हें चुड़ैल कह के जला दिया जाता था, मार दिया जाता था। और पोप खुलेआम क्षमा पत्र भेजते थे। वहां की मानसिक बौद्धिक विचारधारा कुछ थी ही नहीं, जो था पोप का कहना था। अब ये कहानी मैंने क्यों कही, एक कुस्तुनतुनिया नाम का देश था। कुस्तुनतुनिया के पतन होने के साथ वहां के जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो पश्चिम की तरफ भागे, यानी यूरोप की तरफ भागे। जब इन इंटेलेक्चुअल्स के संपर्क में यूरोपियन आए तो वहां पुनर्जागरण। अफसोस, बिहार का इंटेलेक्चुअल जो स्टूडेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो बाहर में पढ़ते हैं, बाहर में इंटेलेक्चुअल बनते हैं, आईएएस आईपीएस आप देखते हैं कितने यूपीएससी लोग क्रैक करते हैं, लेकिन वो बाहर जाते हैं, बाहर की समाज सभ्यता संस्कृति को तो संभाल रहे हैं, बिहार का नहीं। तो बिहार के साथ ये समस्या है कि बिहार अब वो कुस्तुनतुनिया हो गया कि वहां से तमाम प्रभुत्व और बुद्धिजीवी बिहार से पलायन कर चुके हैं। हर स्टेट के अलग अलग मुद्दे होते हैं, विकास की होती है बात, नौकरी की बात होती है, बिजली, सड़क, पानी। इंटरेस्टिंग केस ये है कि बिहार में दो बड़े राजनीतिक तथाकथित समाजवादी दल कहते हैं कि यहां जातीय जनगणना करें। यहां किसी को इस बात की पड़ी नहीं है कि यहाँ आईटी कंपनी नहीं है, अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं है, अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई आईटी हब नहीं बन पाया है। जबकि ये हम 2022 की बात कर रहे हैं, शायद ही कोई ऐसा स्टेट है जहां पे आईटी कंपनियां नहीं है, बिहार को छोड़ करके। तो बिहार अब उस दलदल में है जहां से बिहार के युवा ही निकाल सकते हैं। कंडीशन ये है वो अपने कास्ट और इस से बाहर निकलने के लिए क्या अपने वो कल्चर, हेरिटेज और क्या बिहार के इतिहास को समझेंगे और जानेंगे। अगर ये हो जाए तो बिहार में बदलाव अगले 5-7 सालों में देखने को मिल सकता है। नहीं तो ये कास्ट वाला क्या दिक्कत है, मतलब कोई निकलने नहीं दे रहा है या लोग निकलने नहीं पा रहा है कास्ट सिस्टम से। आप कैसे निकलेंगे जहां का, मैंने कहा ना, जहां का मुद्दा विकास ना हो करके जातीय जनगणना हो। अब देखिए, कास्ट अपने आप में एक ऐसी चीज वामपंथियों ने ट्रैप की है कि लोगों को लगता है कि ये मेरे कास्ट का नेता है, ये मेरा भला कर सकता है। अब इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब आप नंदवंश पढ़ें और देखें कि एक तरफ नंदवंश के पूर्वोत्तर राजा कैसे थे, लेकिन जब एक धनानंद जैसे अयोग्य शासक के हाथ में सत्ता आती है तो धनानंद और नंदवंश का क्या होता है। उसी प्रकार से आप मौर्य साम्राज्य पढ़ें, मौर्य साम्राज्य में एक से एक राजा, और अशोक की बात तो हम जरूर करेंगे, लेकिन जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और उसके बाद जब शस्त्रों का त्याग किया तो किस प्रकार से शक, हूण और न जाने कितने बाहरी आक्रमणकारी आए और आक्रमण करने लगे। लेकिन चूंकि आपने शस्त्रों को त्याग कर दिया था तो आप लड़ने की दक्षता भूल गए। उसका परिणाम यह हुआ कि समस्याएं बढ़ती गई। तो हमें यह समझना होगा कि सत्ता किसी जाति विशेष के वजह से नहीं होती है। एक राजनीतिक मैच्योर नेता वो आपके स्टेट को अलग लेवल पे लेके जा सकता है। मैं असम के हेमंता विश्व शर्मा की अभी डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा हूं। क्या कमाल का प्रशासक है, बिना किसी भेदभाव के कानून एडमिनिस्ट्रेशन का पालन होता है। तो ये समस्याएं आपको अभी समझ में नहीं आई। मैं जो राजनीतिक रूप से जाति में फंसे हुए हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब पटना में 7 युवक भारत का झंडा लेकर के निकले थे, आपको उनकी जाति का नाम पता है? वो देश के लिए निकले थे।
उनकी आत्माएं क्या कहती होंगी? जब खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर के जेल में फांसी हुई, तो क्या वो सिर्फ बंगाल या बिहार का के लिए क्रांतिकारी था, या उसकी कोई जाति थी? चंद्रशेखर आजाद की कोई जाति हो सकती है, लेकिन इस बात को बिहार के नेताओं ने बड़ी जल्दी समझ लिया कि भारत आजाद जरूर हुआ है, लेकिन गुलामी वाली मानसिकता नहीं है। सो लेट्स ब्रेक। अब तो उसमें ब्रेक नहीं कर सकते, दो देश नहीं बना सकते, बिहार एक अलग देश नहीं बन सकता, तो क्या कर सकते हैं हम कास्ट की राजनीति करते हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको एक साउथ अफ्रीका का में जगह है जहां पे बिल्कुल सेम स्टाइल में विभाजित किया गया। वहां पे दो तरह के कबीले होते थे, एक जिनके पास मवेशी ज्यादा होती थी, वो रिच माने जाते थे, और एक जिनके पास कम होती थी। अच्छा, ये बिल्कुल ट्रांसफरेबल था, रिच और ये, जैसे अभी यहां दलित, सवर्ण और ओबीसी है ना, जातियों में विभाजित किया गया, वैसे ही उन कबीलों में भी ये ट्रांसफरेबल था। जैसे ही किसी के पास ज्यादा मवेशी हो जाते थे तो उस कबीले का हिस्सा बन जाता था, जिसके पास कम हो जाते थे वो उस कबीले में। तो रेशियो लगभग वही 75 और 25 का था। फ्रांस की वहां पे हुकूमत थी, और फ्रांस की भी सरकारों ने ठीक वैसा ही किया जैसा भारत में हुआ कि ये ब्राह्मणवादी है, ये मनुवादी है, इसको मारो। दरअसल इस पूरे केस में जब आप जाएंगे, ये जो विभाजित करने की, इसके नरेशन में आप जाएंगे तो देखेंगे कि जो वो तबका है जो अपने आप को गरीब समझता है, या उसको बताया जाता है कि तुम गरीब इसकी वजह से हो, उसके मन में ये चाहत होती कि अगर मैं इसको लूट लूंगा, इसको ये कर लूंगा, तो इसकी संपत्ति मेरी हो जाएगी। ये दरअसल कोर अर्थमेटिक्स है। इसको अर्थ से जोड़े, इसको इकोनॉमिक्स से जोड़े, और मन में ये रहता है कि हम बिना कुछ किए काम शायद अमीर हो जाए। मैं दो बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। जब अंबानी की संपत्ति का विभाजन हुआ, धीरू भाई अंबानी का, तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को दोनों को बराबर एसेट मिले। आज मुकेश अंबानी कहां है और आज अनिल अंबानी कहां है? बराबर एसेट थे। तो एसेट का, व्यापार का, किसी के प्रादुर्भाव का उसकी जाति से रिलेशन नहीं है। उसकी मेहनत, उसकी दूरदर्शिता और वो कितना सक्षम है, इस बात से रिलेशन है। लेकिन बिहार में ये तमाम चीजें, चूंकि वामपंथ का बंगाल से गहरा नाता था और वो बिहार उससे छूता नहीं रहा, तो इन लोगों ने समाजवाद के नाम पे यही किया। लेकिन कालांतर में, अब आज की स्थिति में बिहारियों को समझ में आ चुका है कि इन्होंने जातियों की बात जरूर की, लेकिन ये हमारा कुछ भला नहीं किए। हाँ, हमें पलायन जरूर मिला, हर जाति को पलायन मिला है। और आप देखिएगा, अभी अभी छठ आएगा, हर जाति के लोग ट्रेन में, प्लेन में भर के आएंगे। ये बताता है कि इन दो समाजवादी नेताओं ने बिहार को असल में दिया क्या। नहीं, पर एक ना क्लब हाउस, सर आप तो जानते ही होंगे क्लब हाउस करके, वहाँ पे ना एक ग्रुप चल रहा था कि कैसे बदले बिहार का, हम लोग ही उस होस्ट कर रहे थे। तो उसमें ना कुछ युवा जुड़े जो बिहार से ही थे, पर उससे जब ये बात जो चल रहे थे, वो ने उसको काफ़ी फनी वे में ले रहा था कि हाँ, बिहार कभी बदल ही नहीं सकता। मतलब उसको भरोसा नहीं हो रहा कि बिहार कभी बदलेगा। अभी इसका उदाहरण जैसे कि अभी नया एक मुहिम चला बिहार में, मिथिला एक अलग राज्य मांगे करके, वो क्या है, मतलब मुहिम ये क्या है? देखिए, मैंने हमेशा कहा कि हर चीज का अगर आप रिलेशन देखेंगे तो महत्वाकांक्षा और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स से ही है। अब ये मुहिम मिथिला के लोगों में इसीलिए चलाई गई है कि आप इस बर्बाद बिहार से बाहर निकले। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता जो है इस बिहार को बर्बाद कर दिए, तो कल इसी प्रकार से पूर्वांचल निकलेगा। लेकिन बंटवारा कभी सॉल्यूशन नहीं होता। इस बात का मैं सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं, झारखंड। झारखंड में बंटवारा हुआ तो क्या झारखंड के लोगों की जीवन शैली बिहार के लोगों की जीवन शैली से बदल गई? नहीं बदली। हाँ, नेता जरूर ऐसे पैदा हुए जिन्होंने खनन माफियाओं के साथ साठ काट करके खूब प्रकृति का दोहन किया, खूब पैसे बनाए, लेकिन झारखंड के लोगों की जीवन शैली नहीं बदली। तो आप मिथिलांचल बना ले, पूर्वांचल बना ले, जब तक इस देश के लोग या बिहार के ही लोग कहें कि इस चीज को नहीं समझेंगे कि कास्ट से हटके वो सनातन धर्म के मूल्यों में जाए। आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, समझ में आ जाएगा।
आज आप बढ़ई को कारपेंटर कहते हैं। अब मेटलर्जी पढ़ने वालों को आप ये भी कह सकते हैं कि लोहार। पहले तो मेटलर्जी की पढ़ाई नहीं होती थी, ये सारी चीजें गुरुकुल में होती थी। लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि कोलार डिस्ट्रिक्ट में आदि शंकराचार्य के विजिट पे वहां के आदिवासियों ने एक पिलर बनाया। वो आज भी रस्ट प्रूफ पिलर है, और कोलार में बहुत ज्यादा बारिश होती है लेकिन रस्ट प्रूफ है, उसमें से ज्यादातर लोहार। वो सब, ये कास्ट का जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि आपको जीवन यापन तो करना है, और इस जीवन यापन की पद्धति को ये जेनरेशन बाय जेनरेशन ट्रांसफॉर्म करते थे। उदाहरण के लिए एक लोहार की बेटी की विवाह अगर सुनार की बेटे के साथ हो जाए तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल अलग अलग था। आप समझ रहे हैं? लेकिन इस चीज को अंग्रेजों ने भांप लिया। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे, क्योंकि इस देश में तो लोगों को पढ़ने की आदत नहीं। सबसे सोशल मीडिया का एक दुर्भाग्य ये पैदा हुआ है कि हमने किताबों को त्याग दिया। मैं आज भी 6 से 8 घंटे स्टडी करता हूं। जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जेफेथ के जो बेटे हैं, जो कि काले होते थे, उनके लिए लिखा गया ये हमेशा गोरों की गुलामी करेंगे। तो आज जो आदिवासियों को और दूसरों को सनातन धर्म से अलग बता करके मिशनरीज कन्वर्ट करती है, उनसे कोई पूछे कि ये तो जेफेथ के फिर बेटे हो गए क्योंकि ये ब्लैक हैं। ये सीधे सीधे रेसिज्म है। आपको पता है, ये सीधे सीधे रेसिज्म है। वो ब्लैक है तो मतलब गोरों की जीवन भर गुलामी करेंगे। और आप देखिए, इस देश में ऐसी स्थिति है कि बिशप रेप भी करता है तो उसके लिए पूरी पूरी सरकारी मिशनरीज वगैरह मिलकर बचाने में लग जाती है। तो स्थितियों को समझने के लिए हमें वापस अध्ययन की तरफ लौटना होगा, और अध्ययन आपको सनातन संस्कृति में मिलेगा। वापस गुरुकुल, संस्कृत, इन सबको थोड़ा उठाना पड़ेगा। आप ये देखिए ना कि हम हमेशा गर्व से कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय हमारा विद्यालय, मगर नालंदा विश्वविद्यालय में जो सब्जेक्ट्स थे वो कौन सी भाषा में पढ़ाए जाते थे? ब्रिटिश इंग्लिश, यूएस इंग्लिश, उर्दू, फारसी? नहीं ना, देवनागरी लिपि। उस वक्त तो बिहार की जो लिपि थी वो पूरी तरह से देवनागरी लिपि थी। अच्छा, उस टाइम भी आया था देवनागरी के साथ, बाद में आया था देवनागरी उससे पहले? नहीं, नालंदा में जो है संस्कृत लैंग्वेज पढ़ाया जाता था। संस्कृत में वो किताबें हैं। फाहियान ने उसमें, जो चीन का विद्यार्थी भी था और यहाँ पे आया था, फाहियान ने लिखा तो अभी बिहार में नालंदा जैसा काम हो रहा है? मतलब उस टाइप का विश्वविद्यालय बनेगा फ्यूचर में बिहार में? नहीं बन सकता ना, क्योंकि नालंदा के एजुकेशन सिस्टम में रिजर्वेशन नहीं था, कास्ट नहीं था, ये नहीं था ना, वहां तो टैलेंट था। अभी कुछ टाइम पहले उसका कुछ देखिए, हर चीज देखिए, मैं मानता हूं कि जो लोग शोषित रहे, पिछड़े रहे, उनको एक सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए। लेकिन अगर आप शिक्षक बनाएंगे ऐसे आदमी को जिसको खुद फिजिक्स में 12 नंबर आए, तो क्या वो अच्छा फिजिक्स का शिक्षक हो सकता है? मेरे सवाल को अन्यथा ना लें। मैं रिजर्वेशन सिस्टम के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, मैं बिल्कुल समर्थन में हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं इस सिस्टम में एक पैरामीटर बने कि उस तबके को हम इतना बढ़ा दें कि वो खुद एक अच्छा शिक्षक बन सके। नौकरी देने से कोई अच्छा शिक्षक नहीं बनता, उसके अध्ययन के लेवल को हम इतना बढ़ाएं, इतनी सुविधाएं दें। तो बिहार की स्थिति क्या है इस वक्त? आपको मिड डे मील मिलता है, अच्छा ड्रेस मिलता है, तो लेकिन बिहार का जो अभी दिखाया जाता है, अभी जो बिहार का जो भी फिगर दिखाया जाता है, क्या सारे टीचर वैसे ही हैं? क्योंकि वो तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। लगभग आपको बिहार में जो लास्ट 97-98 बैच के कुछ बीपीएससी के थ्रू आए हुए कुछ शिक्षक हैं जिनको कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है, बाकी तो बिल्कुल क्लूलेस हैं। इसे आप बिहार की दुर्दशा देखिए। जब आप सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो वहां के शिक्षक बोलेंगे, अरे प्राइवेट वाले हमसे अच्छा थोड़ी ना पढ़ाते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, ये मेरा व्यक्तिगत रूप से अनुभव, उन सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और उन सब के क्या है, एक रिक्शे वाले का भी बेटा प्राइवेट स्कूल में बच्चा है। तो या तो आप ये सरकारी स्कूल का ड्रामा बंद करके कम से कम टैक्सी बचा ले सरकारों के पैसे का, या फिर
बिहार में प्राइवेट स्कूलों को बंद करके उनको सेमी गवर्नमेंट के तर्ज पे लेके आए, क्योंकि शिक्षा बेहतर और स्वास्थ्य बेहतर किए बिना ये संभव नहीं है कि बिहार के अभिशाप को मिटाया जा सके, ये संभव नहीं। तो अभी नीतीश कुमार के बारे में अभी ना बोल ही रहे, तो अभी तो फिर से अभी 17 साल हो गए लगभग सरकार बनाए हुए, अभी तक सरकार भी है, युवा कोई आ नहीं रहे बाहर सामने बिहार में। देखिए, मुझे लगता है कि बिहार और बिहारी फर्स्ट को लेकर के एक लीडर है चिराग पासवान जी। चिराग पासवान, ये बड़ी अभी तक विजन के हिसाब से देखें तो बड़ी अच्छी उनकी विजन रही है। बातें बड़ी अच्छी करते हैं, अच्छा वो विजन दिखता है उनकी बातों से, ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें हैं। जो मेरी उनसे एक मैंने अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू सेशन भी उनके साथ एक किया था। मैं बायस नहीं हूं, लेकिन ये बात सच्चाई है कि एक युवा दिमाग जो है एक थके हुए दिमाग से ज्यादा बेहतर जरूर है। और मुझे लगता है कि चिराग पासवान को जातियों से ऊपर उठ के अगर बिहार के लोग सोचे चिराग पासवान के लिए, तो बिहार में एक नेतृत्व में एक बदलाव की तो आवश्यकता है। और चिराग पासवान में मुझे वो पोटेंशियल दिखता है। आप उस आदमी की स्पीच सुने तो समझ में आता है कि वो इन सब चीजों से बहुत नाराज है कि बिहार में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, बिहार में PFI 2047 जिहाद मिशन चल रहा है और सरकार बिल्कुल क्लूलेस है। तो इससे समझ में आता है कि एक 17 साल और पिछले 40 साल से जो तथाकथित समाजवादी नेता है वो दौर बदल चुका है और बिहार कहीं और जा रहा है और उनका मस्तिष्क काम नहीं करता। पर चिराग पासवान को तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं अभी, शायद एक ही शायद है तो बिहार में उनका। नहीं, देखिए वो निर्दलीय, उस वक्त चिराग पासवान अकेले लड़े थे चुनाव, फिर भी उनका वोट शेयर 7% था, कोई बुरी बात नहीं है। पहला अटेम्प्ट था और 7% मैं मानता हूं एक्सेप्टेड है। अर्बन इलाकों में है, अभी संगठन थोड़ा कमजोर है, थोड़ा सा समय देना होगा। कोई भी आदमी सत्ता में एक दिन नहीं आता, एक दिन में नहीं आता। आप बीजेपी की बात करें तो 2 सीटें थी एक समय में लोकसभा में, वो आज सत्ता में अकेले। तो समय देना पड़ेगा, बिहार के युवाओं को जागरूक करना पड़ेगा। अब मैं चिराग पासवान का समर्थन कर रहा हूं, जबकि अगर मेरी व्यक्तिगत रूप से जाति पूछेंगे तो मैं ब्राह्मण हूं। मुझे तो अगर जातिवादी होता तो मैं ब्राह्मण किसी नेता का फैन होना चाहिए था मुझे, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि जिसका विजन होगा उसकी बात करनी चाहिए और चिराग पासवान में मुझे वो पोटेंशियल नजर आता है। ठीक है, तो बिहार को बदलने के लिए जितना हमारे नेता को काम करना है उससे ज़्यादा हम लोग को लगता है कि ऐसे युवा को भी मेहनत करना होगा इस पर काफ़ी ज़्यादा। तो मतलब कुछ ऐसे बात जो कि युवा को करना चाहिए बिहार के लिए। देखिए, बिहार के तो सबसे पहले जो मैंने कुस्तुनतुनिया वाला उदाहरण दिया था इतिहास से, बिहार के युवा जहां बाहर में, वो बिहार के खास करके एजुकेटेड लोग, वो बिहार को वाकई बहुत अच्छा रिप्रेजेंट बाहर में कर रहे हैं। बिहार की इमेज आप देखिए, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, सॉफ्टवेयर कंपनीज में इन लोगों ने बदली है, डिपेंडेंसी लेवल बढ़ गई है। मैं खुद 2012 तक सैमसंग में काम करता था। बहुत कठिन निर्णय था कि बिहार को बदलना है, देश को बदलना है, वेल सेटल्ड नौकरी छोड़ करके आप कुछ ऐसा काम करें समाज सेवा का। ये मुश्किल काम होता है, परिवार भी तैयार नहीं होता, लेकिन क्या करें, हाथ गंदे करने पड़ेंगे, किसी न किसी को उतरना पड़ेगा। मैं राजनीति में नहीं उतरने वाला आने वाले अगले 10-15 सालों में भी, मेरा कोई विजन नहीं है, कोई प्लान नहीं है, लेकिन हाँ, सनातन धर्म को लेकर के किसी न किसी को तो जागृति फैलानी पड़ेगी ग्राउंड पे, मास लेवल पे। वो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं ही सही, अगर ये जिम्मेदारी मेरे कंधे पे है तो मैं ही सही। ये कब तक होगा ना कि देखिए, कब तक होगा कि भगत सिंह मुझे चाहिए लेकिन दूसरे के घर से, अगर सब यही बोलेंगे तो फिर वो नहीं हो सकता। ये बिहार को लेकर के ये बड़ी गजब की बात है। यहाँ पे क्रिमिनल्स को लोग सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो कास्ट का है। तो ये समझना थोड़ा जरूरी है कि वो किसी भी कास्ट का हो, आपको ऐसे लोगों को सपोर्ट करना होगा जो कम से कम आपकी मिट्टी की वैल्यू करते हो, आपके बिहार की वैल्यू करते हो, आपकी वैल्यू करते हो। सबसे बड़ी बात बिहारियों का पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। एक अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं होना, मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या कारण रहा है कि बिहार में अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, अच्छे शिक्षक पैदा नहीं हुए।
फिर जब मैं मूल में जाता हूं तो यही इनका झूठा घटिया समाजवाद। खुद तो अमीर बन गए, लेकिन इनके वोटर्स गरीब के गरीब रह गए। लेकिन इनको एहसास हमेशा दिलाया जाता है तुम्हारी जाति का हूं तो तुम्हारा फर्ज बनता है मुझे वोट करो, भले मैं अमीर होता जाऊं, तुम गरीब होते जाओ, तुम दिल्ली में नौकरी करो, तुम्हारे बच्चे दिल्ली में पढ़े, तुमको इलाज के लिए। देखिए कितनी दुर्भाग्य है, समाजवादी नेता लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। आजादी के 70-72 साल बाद भी बिहार में एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है जो उनका इलाज कर सके। ये बताता है संक्षिप्त में कि बिहार के दुर्भाग्य की क्या कहानी है। तो बदल रहा है बिहार कुछ? नहीं, अभी तो देखिए बदलाव का राजनीति से बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है, और मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं के रहते बिहार नहीं बदल सकता। हाँ, एक कुछ दिन पहले एक भैया बोल के पंजाब में बेइज्जती किया जाता है बिहार का, ऐसे गाली की तरह यूज किया जाता है भैया, जो हम लोग बिहार में प्रेम से बोलते हैं। ठीक, उसे भी शायद नीतीश कुमार का कुछ बयान आया था कि अरे क्या बात हो गया, मतलब कि ऑब्वियसली क्योंकि वो जानता है ना, क्योंकि वो तो उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था कर नहीं सकता, तो गाली सुनो कुछ भी सुनो लेकिन रहो पंजाब में। हाँ, और हर जगह ऐसा होता है। थके हुए मानसिक रूप से लोग हैं, बिहार को नए नेतृत्व की आवश्यकता है। तो हर जगह एक एक लेबर चौक होता है जहाँ पे लोग बिहार से होते हैं। बिल्कुल, तो इस पे मैंने वही कहा ना कि अगर आप देखें कि बिहार को जातीय संघर्ष में जब 90 के दशक में उलझा रहा और दोनों तरफ से लोग मारे गए, तथाकथित आप सवर्ण कहें, ओबीसी कहें, ईबीसी कहें या शेड्यूल कास्ट कहें, हर कास्ट के लोग मारे गए और सबका पलायन हुआ बराबर रूप से। तो झंडे गाड़ने खेतों पे सिखाया गया, ये तमाम चीजें हुई, लेकिन उन हत्याओं का, उन झंडे गाड़ने का एग्जैक्ट आउटकम यही है कि आज भी वो पंजाब में, दिल्ली में कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जहां सबल होना सिखाना चाहिए था, उन्होंने सिखाया कि लूट करो, मार करो, छीन लो, उसके वजह से तुम गरीब हो। समाजवाद ये नहीं है। समाजवाद वो है कि एक आदमी अगर रिच है, उसका अच्छा कारपोरेट है, तो 10,000 लोगों को नौकरी, इसको कहते हैं समाजवाद। समाजवाद वो नहीं है। देखिए इस देश को सरकारी नौकरी, ये तथाकथित समाजवाद खाना नहीं खिला रहा। ये पहले कुछ नहीं बदला है। पहले ये टाटा बिरला को गाली देते थे, अब अंबानी अडानी को गाली देते हैं। कुछ नहीं बदला है, सिर्फ नाम बदल गया। दरअसल ये टाटा, अंबानी, रिलायंस, अडानी, ये तमाम लोग अगर आप देखें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टीसीएस से लेकर के इतना नौकरी इन लोगों ने प्रोड्यूस किया है ना, कि सरकारी नौकरी उसके आंशिक रूप से भी कहे तो उसका 5% नहीं। तो क्या हमें इन्हें गाली देना चाहिए, या हमें यह समझना चाहिए कि अगर एक अडानी मान लीजिए 50 लाख लोगों को नौकरी देता है तो 50 लाख परिवार हो गए, तो यह समाजवाद है। वो तीसरे नंबर का अमीर बने या पहले नंबर का अमीर बने, आपको गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेन में आपके भर दिया गया कि वो अमीर है क्योंकि तुम गरीब हो इसलिए वो अमीर। वो ये एकदम गलत है। अगर ऐसा होता तो आज अनिल अंबानी भी उतना ही अमीर होता। किसी का टैलेंट, किसी की रिस्क टेकिंग, किसी की कैपेबिलिटी के वजह से कोई ऊपर उठता है। कितने लोगों के अंदर वो रिस्क लेने की, बिहारियों के अंदर क्षमता है कि जब 2012 में, आपको पता है मेरी सैलरी 60,000 रुपए पर मंथ थी, आज 2022 आज तो लाखों। तो वेल सेटल्ड लाइफ किसके अंदर छोड़ने की हिम्मत है? 60,000 रुपए की सैलरी के लिए लोग इस वक्त, आपको मैं बताऊं, 10 लाख रुपए रिश्वत देने को तैयार, और ये सच्चाई। और बिहार में तो सबसे ज्यादा चलता है। रिश्वत के बारे में कुछ बताएंगे अब? तो क्योंकि हाँ, ये वही समाजवाद की देन है ना, क्योंकि कालांतर में सबको सरकारी नौकरी क्यों सिखाया गया? मैं बताता हूं। 3 चीजें। काम नहीं करना पड़ेगा, अंडर द टेबल मनी, सरकारी नौकरी कीजिए। अब आप बताइए कि जिसके दिमाग में यह भर दिया गया कि आपको सरकारी नौकरी इसलिए करनी है, या सरकारी शिक्षक इसलिए बनना है, सरकारी इंजीनियर इसलिए बनना है क्योंकि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, उस स्टेट का विकास संभव है?
क्योंकि काम ही नहीं करना है, उन्होंने नौकरी इसलिए ज्वाइन की है। दूसरी चीज, अंडर द टेबल जिस स्टेट में इस हद तक करप्शन को लेकर के खुलेआम कहा जाएगा अंडर द टेबल, अच्छा दहेज मिलता है, यानी जो कुरीतियां हैं उनको बढ़ा चढ़ा के किया गया, और इसमें सभी कास्ट शामिल। तो यहां तो कास्टिज्म वाली बात नहीं आती, यहां पे तो इक्वलिटी वाली बात आती है इन सब मामलों में। बुराई के मामले में बिहार में इक्वलिटी वाली बात आती है। तो ये तमाम चीजें हैं, और इसमें बदलाव क्षणिक संभव नहीं है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मैं पिछले 8 साल से, अभी तो श्री राम सेना संगठन हमारा जमीन पे हिंदुओं को एक करने की बात करता है। हिंदू क्यों, तो मुस्लिम क्यों नहीं सर? क्योंकि उसको लेकर के मेरा बहुत स्ट्रेट विचारधारा है। दोनों की थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, लिविंग और ये तमाम चीजें इंक्लूसिव नहीं है। आपको उदाहरण देता हूं, मतलब अलग है। नहीं, मैं किसी भी मामले में बहुत सटीक उदाहरण देता हूं। आपने कई बार देखा होगा कि नमाज की जगह जो है वो मंदिर में हिंदुओं ने दे दी, आपने देखा होगा कि गुरुद्वारों में दे दी गई। आपने पिछली बार कब देखा है कि मस्जिद में किसी हिंदू को पूजा करने के लिए जगह दे दी गई हो? अभी मैं उदाहरण देता हूं कर्नाटका और तमिलनाडु का, गणेश चतुर्थी को लेकर के। मुस्लिम लोग, जहां लोग मेजोरिटी में थे, वो लोग चले गए कोर्ट में कि नहीं ये तो ईदगाह की जमीन है, यहां पे कैसे गणेश चतुर्थी हो सकती। सो सेकुलरिज्म कैन नॉट बी वन साइड। और इसलिए मैं उनको मानता ही नहीं। वो कहीं भी रहेंगे, वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं हो सकते, चाहे वो श्रीलंका हो, म्यांमार हो, वो है ही नहीं। अगर होता तो पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में, वहां पे उस हद तक अत्याचार नहीं होता। अगर होता, और हम भारत में ही देख रहे हैं जहां पे वो मेजॉरिटी में है, कैसे फ्राइडे को छुट्टी दी जा रही है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानते। झारखंड के बारे में आप बात करें, कुछ टाइम पहले नहीं, झारखंड में है, बिहार के किशनगंज में है, केरल में है, एक जगह की का उदाहरण क्यों दिया जाए? सो इट्स नॉट इंक्लूसिव। और जहां पे इंक्लूसिव नहीं है, वहां पे आपको क्रिस्टल क्लियर विचारधारा रखनी चाहिए। तो मुसलमान और हिंदू साथ साथ नहीं चल सकते, वो संभव ही नहीं। चलिए, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी आप आखिरी में कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहें सर? देखिए, चूंकि आप बिहार और बिहार के बदलाव की बात करते हैं, कैसे बदले बिहार सर, हमारे शो का नाम है। हाँ बिल्कुल, मैं यही बोलता हूँ कि कैसे बदले बिहार को। तो बिहार को पहले जाति से ऊपर उठना होगा, और ये सोचना होगा कि जिस गुरुकुल सिस्टम की आलोचना होती है, उसी गुरुकुल सिस्टम ने कुम्हार दिए, बढ़ई दिए, लोहार दिए, उसी ने हलवाई दी। उसी गुरुकुल सिस्टम की वजह से सबकी इकोनॉमी जनरेट होती थी। आज आपकी वो कैश वाली नौकरियों पे बहुत जबरदस्त खतरा है, आपको अंदाजा नहीं है। आपको अच्छे कारपेंटर अब हिंदू नहीं मिल रहे, अच्छे लोहार हिंदू नहीं मिल रहे। कमाल की बात यह है कि अच्छे नाई भी जो है वो अब हिंदू नहीं मिल रहा, वो भी जावेद हबीब है। तो आपको अपनी रूट की तरफ लौटना। पैसे बहुत हैं, पैसे बहुत हैं। सनातन धर्म की जो बनावट है, उदाहरण मैं आपको, आपके दर्शकों को देता हूं, भारत की एक विवाह पद्धति। आप निकालिए, भारत में कोई अगर सनातन धर्म के तरीके से विवाह होता है, तो उस विवाह में कौन सी जाति का इंक्लूजन नहीं है? सभी जातियां शामिल और सबके रोजी रोटी की व्यवस्था। इसको कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे इस बात को। जय श्री राम।